Friends, all of you, welcome to your free education channel पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो है हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो बच्चों, ये साइंस पार्ट 2 क्लास 10 का 4 नंबर का चैप्टर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये पूरा चैप्टर जो है आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा। पूरे कंसेप्ट जो है तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इकोसिस्टम एंड रिव्यू। तो पहला पॉइंट जो है इकोसिस्टम एंड रिव्यू। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट जो है इसे हमें रिकॉल करना है। कुछ बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी उसे भी रिकॉल करना है। देन सेकंड पॉइंट है एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंट का इकोसिस्टम के साथ क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। थर्ड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंट बहुत जरूरी है बच्चों हमारे लिए, उसको मेंटेन रखना। तो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन कैसे करें, उसका जतन कैसे करें, और इसके साथ साथ एनवायरमेंट कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये क्या होते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पे है, और दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पे है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज के वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 साइंस पार्ट 2 ऑफ क्लास 10 एंड नेम ऑफ चैप्टर इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस चैप्टर पे ये पूरा वीडियो है बच्चों, ये वन शॉट वीडियो है। इसमें आपको पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ने को मिलेगा। इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इकोसिस्टम और रिव्यू। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसको थोड़ा रिकॉल भी करना है। देन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरमेंट और इकोसिस्टम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे करना है। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, और हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, पहला पॉइंट जो है इकोसिस्टम और रिव्यू। तो इकोसिस्टम ये रिव्यू जो है इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इकोसिस्टम क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इनके बीच में इंटरैक्शन होते हैं और इस इंटरैक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, अब ये जो है यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमें दिया है। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, बायोटिक एंड अबायोटिक। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग, अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमें पता है एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स ऑल ग्रीन प्लांट्स। सभी प्लांट्स जो है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दे आर द बायोटिक दे आर द प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस द फूड मटेरियल एंड दिस फूड मटेरियल इज अवेलेबल टू रेस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो हमारे जो इकोसिस्टम है इसमें प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जो बाकी कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स है इनके लिए फूड मटेरियल अवेलेबल करवाता है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है जिसमें ग्रासहॉपर है, स्क्विरल है, एलिफेंट्स है, काऊ है,
then there is the horses, goat, ऑल दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सभी हर्बिवोरस यानी कि प्लांट्स के ऊपर जीवित रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है हर्बिवोरस एनिमल्स है, एंड दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है यानी कि फूड का मटेरियल फूड प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में। और ये प्रोड्यूसर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जिसमें फ्रॉग है, वूल है, फॉक्स है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। दिस कंज्यूमर्स आर यूज हर्बिवोरस एज देयर फूड, ये हर्बिवोरस एनिमल्स को खाते हैं। अब जो है तीसरा टाइप होता है अपेक्स कंज्यूमर्स या कार्निवोर, जिसमें टाइगर और लायन से, ये प्रीडेटरी एनिमल्स है, शिकारी प्राणी है, ये शिकार करते हैं, और बाकी हर्बिवोरस एनिमल्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन दोनों को खाते हैं। ये भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस है बच्चों, क्योंकि ये हर्बिवोरस एनिमल्स की संख्या जो है इसको कंट्रोल रखती है कंज्यूमर्स के, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर टाइगर और लायन नहीं है तो इनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है ऑमनिवोरस जो है, ये मिक्स कंज्यूमर, ह्यूमन बीइंग्स, बियर, ये दोनों को खाने वाले इसे मिक्स कंज्यूमर। तो ये सभी हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है बच्चों सभी पार्ट जो है इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से एक भी पार्ट अगर मिसिंग है तो हमारे इकोसिस्टम का काम अच्छी तरह से नहीं होगा। इसके साथ साथ कैटरपिलर्स जो है आपने देखे होंगे, कैटरपिलर्स है, टर्माइट्स है, देन कुछ इंसेक्ट जो है ये हमारे गोबर के अंदर पाए जाते हैं। दे यूज इन अ डर्टी प्लेसेस एंड ऑल्सो इन फ्लीदी एनवायरमेंट। तो फ्लीदी एनवायरमेंट यानी कि गंदगी की जो जगह है, गंदगी वाले जगह में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बट दे आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट इन इकोसिस्टम बिकॉज दे क्लीन द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जो टर्माइट्स है, इंसेक्ट्स है, गोबर में पाए जाते हैं, कुछ दिनों के बाद गोबर का कन्वर्शन किस में होता है, सॉइल में होता है, तो इस तरह से ये गंदगी को भी नष्ट करते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो बच्चों हमारा एग्जिस्टेंस जो है, आवर एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस ऑल द फैक्टर्स सराउंडिंग अस। हमारे अराउंड में, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी ये घटक है, फैक्टर्स है, ये सभी फैक्टर्स हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हम जीवित रहने के लिए, हम नहीं, ये सभी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए ये सभी फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देयरफॉर वी शुड हैव टू टेक द केयर ऑफ ऑल दिस फैक्टर। इन सभी फैक्टर्स को हमें क्या करना है, इनका ख्याल रखना है। एक स्लोगन है हमारे संस्कृत में जिसका नाम है जीवो जीविष्या जीवनम। जीवो जीविष्या जीवनम यानी कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो इस जीवो जीविष्या जीवनम ये संस्कृत के श्लोक के हिसाब से हमारी इकोसिस्टम जो है बच्चों काम करती है। कैसे काम करती है यहाँ पे देखिए, हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की फूड चेन्स होती है। ये एक फूड चेन यहाँ पे दी है। तो अब देखिए व्हाट इज नेसेसरी। अब ये फूड चेन है, फूड चेन क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय फूड चेन? तो फूड चेन जो है अलग अलग लिंक से बने होते हैं। फूड चेन में ये जो आप अलग अलग कंपोनेंट देख पा रहे हैं, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो ईगल, ये लिंक है। तो ये फूड चेन जो बनती है लिंक से बनती है। इसमें देखिए फूड चेन क्या है, इंटरैक्शन गोज ऑन कंटिन्यूअसली बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड सैप्रोट्रॉप्स। दिस इज द डेफिनेट सीक्वेंस इन द इंटरैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो फूड चेन जो है इसमें जो हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट देखे, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स है, देन सैप्रोट्रॉप्स है। सैप्रोट्रॉप्स यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। तो इन सभी के बीच में एक इंटरैक्शन होती है, इसे फूड चेन का ये सीक्वेंस है। अब देखिए प्लांट जो है हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है, फूड मटेरियल तैयार करते हैं। अब देखिए फूड चेन के अंदर इस जो ग्रास है, इस ग्रास को खाने वाले ग्रासोपर है। अब ग्रासोपर को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, और स्नेक को खाने वाला क्या है, ईगल है। अब जो है ये सभी मर जाएंगे। ये जब मरेंगे तो इनको डेड बॉडी को डिकम्पोज करने का काम जो है वो कौन करता है, सैप्रोट्रॉप करता है। ये जो सैप्रोट्रॉप, इसमें फंगाई है, बैक्टीरिया है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, टर्माइट्स, इंसेक्ट, ये सभी क्या करते हैं, इनके डेड बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, इसका कन्वर्शन सॉइल में हो जाएगा और इस सॉइल में फिर से ये घास जो है उगेगी। तो इस तरह से ये फूड चेन जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस तरह से बहुत सारे साइकिल्स हमारे इकोसिस्टम के अंदर है। तो बहुत सारे फूड चेन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसे बनती है फूड वेब। तो फूड वेब क्या है,
व्हाट इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को अगर हमें फूड चेन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे देख पाएंगे। अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट को खाने वाला ग्रासहोपर है। ऐसा नहीं कि हमारे इकोसिस्टम में एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होंगे। अब देखिए इस प्लांट को खाने वाले स्क्विरल भी है, ये एनिमल्स भी है, यहाँ पे खाने वाले मंगूस है, ये इनको खाएंगे। अब जो है बर्ड्स इनको खाएगा। अब ये प्लांट के फ्रूट को ये भी खाते हैं, स्क्विरल भी इस प्लांट के फ्रूट को खाता है। अब ये जो है केले को खाने वाला ये मंकी है, केले को खाने वाले मंगूस भी है। आगे समझ में। अब जो है इनको खाने वाले जो है कौन कौन से है। अब डियर जो है ये डियर ग्रास खाता है, बराबर। अब डियर को खाने वाला कौन है, दिस वन इज द टाइगर। फॉक्स भी इसको खाता है, आगे समझ में। अब ये सभी ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो इन सबको खाने वाले कौन है, ये वल्चर है। अब जो है ये चीता जो है इसको ग्रास को खाता है, और इसको खाने वाला जेब्रा है, तो जेब्रा को खाने वाला टाइगर है, मंकी को खाने वाला भी टाइगर है। तो इस तरह से अलग अलग जो है फूड चेन्स, यहाँ पे फूड चेन का एक नेटवर्क तैयार होता है। तो इस नेटवर्क को कहा जाता है बच्चों फूड वेब, कहा जाता है फूड वेब। तो फूड वेब क्या है बच्चों, द इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन, सच इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब। ये है फूड चेन। तो फूड चेन जो है एक सिंपल है, एक ही लीनियर चेन है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है। लेकिन फूड चेन में क्या, फूड वेब में क्या बताते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अलग सा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड हो सकते हैं। तो इन सबको हम कनेक्ट करेंगे तो एक नेटवर्क तैयार होगा, एक जाली तैयार होगी, जिसे कहते हैं फूड वेब। आगे बच्चों समझ में, इकोसिस्टम आपको समझ में आई होगी और फूड वेब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चों इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, निर्जीव घटक जो होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट्स है। अब अबायोटिक कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट। आ गया समझ में, बायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स के दो घटक होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स, फिजिकल फैक्टर और न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, एयर, वाटर वेपर्स, देन मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ये सभी जो है फिजिकल फैक्टर है। और इसमें एक फैक्टर एडेपिक फैक्टर भी होता है, जिसमें मॉइस्चर है, पीएच है, सॉइल की, वाटर की, ये एडेपिक फैक्टर में है। अब न्यूट्रिएंट फैक्टर्स में अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं। न्यूट्रिएंट फैक्टर जो है इसमें कंपाउंड्स होते हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से, हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मिनरल्स, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। अब लिविंग कंपोनेंट्स दो प्रकार के, जिसके बारे में हमने पहला ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, कुछ सजीव जो है वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। हो गया समझ में, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक जो है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यानी कि दे प्रोड्यूसेस द फूड मटेरियल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर ऑफ आवर लिविंग वर्ल्ड। अब प्रोड्यूसर कौन कौन से, एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड मटेरियल बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें दो कैटेगरीज होती है, एनिमल्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। अब डिकम्पोजर्स कौन कौन से हमने देखा है, बैक्टीरिया, देन फंजाई, देन कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स है, कैटरपिलर है, ये डिकम्पोजर्स है। अब एनिमल्स जो है, एनिमल्स सभी एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर है।
एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तीन प्रकार के, जैसे हमने पहले पढ़ा था, यहां पे देखिए कंज्यूमर्स आर ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसे हम हर्बिवोरस कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे है कार्निवोरस, और अपेक्स कंज्यूमर्स या इसे हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। इसे क्या कहते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो आगे समझ में, तो कंज्यूमर जो है वो कितने प्रकार के हैं बच्चों, कंज्यूमर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब कौन कौन से थ्री टाइप्स के, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हाँ कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखिए बच्चों, और दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड इज टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन से एनिमल्स आएंगे, हर्बिवोरस एनिमल्स है, जिसमें डियर है, देन कैमल, हॉर्स, काऊ, बफेलो, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो सीधे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है, इसमें कार्निवोरस एनिमल्स भी आते हैं, जिसमें फॉक्स है, देन तुम्हारा जो है फॉक्स जैसे एनिमल्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर जो है, जिसमें आप देख पाएंगे, अब देखिए हमने पहले ही पढ़ा था, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स यानी कि अपेक्स कंज्यूमर, इसे टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कहे जाएंगे। इसमें टाइगर और लायन आते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं फ्रॉग, वूल, फॉक्स। तो आगे समझ में, हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक पैडी फील्ड है। पैडी फील्ड यानी कि क्या होता है बच्चों, पैडी फील्ड, पैडी फील्ड किसे कहते हैं, तो जिस फील्ड के अंदर हम किसकी, चावल की खेती करते हैं, चावल की खेती, किसमें, चावल की खेती जहां पे की जाती है उसे पैडी फील्ड कहा जाता है, यानी कि चावल। अब पैडी फील्ड कैसे होती है, चावल जो ग्रो होता है वो पानी के अंदर ग्रो होता है, वो खेती के अंदर पूरा जो है वो खेत के अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है, और उस पानी में चावल आते हैं, उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देख पा रहे पूरा पानी से भरा हुआ है। अब ये चावल की जब खेती करते हैं तो जो धान उगता है तो उसको खाने वाले जो है ग्रासोपर है। तो ग्रासोपर किसको खाते हैं, इस प्लांट्स को खाएंगे चावल के। अब ग्रासोपर जो यहाँ पे होते हैं, अब पैडी फील्ड ये होता है कि वहां पे जो है चावल के प्लांट्स तो होते हैं, उसके साथ साथ पानी होता है, और पानी की वजह से उसमें फ्रॉग की संख्या होती है। और ये जो फ्रॉग है वो फ्रॉग किसको खाता है, ग्रासोपर। ग्रासोपर को खाने वाला कौन है, फिर फ्रॉग है। और फ्रॉग ज्यादा संख्या में होने की वजह से फ्रॉग जो है वो स्नेक का फेवरेबल फूड है, क्योंकि स्नेक को फ्रॉग बहुत पसंद आते हैं, तो इसकी वजह से स्नेक भी उस फील्ड के अंदर आते हैं और वो फ्रॉग को खाते हैं। तो इस तरह से ये पैडी फील्ड की एक इकोसिस्टम बन गई। पैडी फील्ड की क्या बन गई, इकोसिस्टम। ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स है पैडी फील्ड के अंदर। ये तो एक प्लांट है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और यहाँ पे ये बन गया टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, However, if frog population declines all of sudden, अब क्या हो गया कि ये जो फ्रॉग है अचानक इस फील्ड के अंदर फ्रॉग की संख्या कम हो गई, तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी फील्ड। तो हमारे खेती के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा बच्चों खेती के ऊपर। अगर फ्रॉग कम हो गए तो फ्रॉग किसको खाते थे, ग्रासोपर को खाते थे, तो ग्रासोपर की संख्या बहुत बढ़ेगी। अगर ग्रासोपर की संख्या बढ़ेगी तो ग्रासोपर क्या करेंगे, ये पूरे खेत को नष्ट कर देंगे। इसकी वजह से हमारे खेत के अंदर धान या चावल अच्छी तरह से नहीं आएगा, उसका यील्ड अच्छी तरह से नहीं आएगा। अब सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। अब कौन से कंज्यूमर्स जो है वो कम होंगे और कौन से कंज्यूमर की संख्या बढ़ेगी। फ्रॉग अगर ये जो है फूड चेन है इस इकोसिस्टम की, तो इस फूड चेन के अंदर फ्रॉग अगर इनकी संख्या कम होगी तो किन की संख्या बढ़ेगी, ग्रासोपर की संख्या बढ़ेंगे। ग्रासोपर दे कैन बी इंक्रीज इन देयर नंबर, दे इंक्रीजेस देयर नंबर। अब जो है किन की संख्या जो है वो कम होगी, डिक्लाइन यानी कि कम होगा। किन की संख्या कम होगी, स्नेक्स, दे विल बी डिक्लाइन इन देयर नंबर। क्यों डिक्लाइन हो गए, क्योंकि फ्रॉग कम है और फ्रॉग को खाने वाले क्या है, स्नेक है, तो स्नेक को फ्रॉग ही नहीं मिल रहे खाने को, तो उनकी संख्या कम होगी। अब थर्ड देखिए, व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। क्योंकि ये पैडी फील्ड एक इकोसिस्टम है, इसमें बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है। अब इसमें देखिए फूड चेन यहाँ पे डिस्टर्ब हुई, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, इसीलिए ये पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। Therefore, to maintain the balance in the ecosystem, all food chain should be run
प्रॉपरली। तो सभी फूड चेन जो है वो अच्छी तरह से चलने चाहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें पढ़ना है। यहां पे देखिए क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब एनवायरमेंट और इकोसिस्टम इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो एनवायरमेंट क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के बारे में तो हमने पढ़ा है। तो एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट बच्चों। एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो है इसका इफेक्ट कहां पे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिजिकल फैक्टर यानी कि एनवायरमेंट के अंदर होने वाले हवा, पानी, सॉइल, ये सभी फैक्टर फिजिकल फैक्टर होते हैं। टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सभी फिजिकल फैक्टर है। और केमिकल फैक्टर्स यानी कि उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स है, और बायोलॉजिकल फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इन सभी फैक्टर्स, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर इफेक्ट होता है, और फाइनली इन सब का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। तो इन शॉर्ट एनवायरमेंट क्या होता है, तो एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन आवर सराउंडिंग्स। हम जहां पे है तो उस जगह पे सराउंडिंग्स में कैसी कंडीशन है, पीएच कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कितना है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कौन कौन से जीव वहां पे है, ये सभी डिसाइड करता है हमारे सराउंडिंग का एनवायरमेंट। तो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में एनवायरमेंट की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। तो एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। ये सभी फैक्टर्स आते हैं एनवायरमेंट के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर थे, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स यहाँ पे बढ़ गए। तो बच्चों देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के दो टाइप्स है। तो पहला याद एक देख पा रहे आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। यहाँ पे ये जो सभी घटक देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियली बहुत चीजें आपको देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कारखाने हैं। तो ये जो है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट है। आर्टिफिशियली हम कुछ कंडीशंस तैयार किए। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको इसके ऊपर जो है सभी प्रोसेसेस नेचुरली चलती है, इसके अंदर सभी प्रोसेसेस नेचुरली चलती है, देयरफॉर इट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। आगे बच्चों समझ में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, हमने पढ़े बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एनवायरमेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट दो प्रकार के। अब नेचुरल एनवायरमेंट में क्या होता है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सभी फैक्टर्स होते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट। और इस नेचुरल एनवायरनमेंट ये सभी फैक्टर जो है इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसमें बीच में कुछ कुछ परस्पर क्रियाएं होती है। अब देखिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो हवा है इसका इस्तेमाल करेंगे, एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे। और देयर ऑकर्स द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन दिस एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अबायोटिक फैक्टर इनका इस्तेमाल करेंगे, और कुछ अबायोटिक फैक्टर जो है वो साइकिल के थ्रू बाहर छोड़ेंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देयर आर द वेरी, दैट इज दिस इंटरेक्शन, ये जो फैक्टर्स है सभी, इन फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छी कंडीशन में रहता है, बैलेंस कंडीशन में रहता है। अब जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट होता है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। दिस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स affects directly और indirectly on the natural environment। बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट जो है इसके दो फैक्टर्स है, कौन कौन से, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जैसे इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, इकोसिस्टम भी एनवायरनमेंट के अंदर, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए बच्चों। तो साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। अब एक नया कंसेप्ट आया है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होती है, जिस साइंस के अंदर ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। तो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, इकोसिस्टम जो है वो हमारी इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है समझो ये इकोलॉजी है। क्या है, इकोलॉजी। इसमें बायोटिक फैक्टर भी है और अबायोटिक फैक्टर भी है, ये दोनों का इंटरेक्शन चलता है।
अब इकोसिस्टम यानी कि हमारी सेल जो है, हमारे बॉडी के अंदर सेल जो है, ये फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है और फंक्शनल, और इसी सेल की वजह से सभी जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो है ये सेल से बने हुए हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो इकोसिस्टम ये जो है ये क्या है, बेसिक यूनिट होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब देखिए बच्चों, इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर ये हमारे फील्ड का एरिया, और इस एरिया के अंदर जो भी जीव सजीव है और जो भी निर्जीव घटक है यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक बड़ा बनियन का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और इस बरगद के पेड़ के ऊपर अलग अलग तरह के बर्ड्स रहेंगे, कुछ कैटरपिलर्स रहेंगे, स्मॉल इंसेक्ट रहेंगे, मंकी भी उसके ऊपर आता जाता है, तो ये सभी उसके बायोटिक फैक्टर है, और अबायोटिक फैक्टर है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये जो बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है, ये हो गई एक इकोसिस्टम। आगे समझ में, तो इकोसिस्टम जो है वो कोई स्पेसिफिक, पॉन्ड इज आल्सो द इकोसिस्टम, रिवर इज आल्सो द इकोसिस्टम, ओशन इज आल्सो द इकोसिस्टम, एंड नॉट ओनली आवर अर्थ इज आल्सो द बिग इकोसिस्टम। तो हमारी अर्थ जो है ये भी एक इकोसिस्टम होती है, और हर एक इकोसिस्टम के अंदर ये अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस होते रहते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस अगर हमें रखना है, to maintain the balance in the environment, we should have to maintain the ecosystem, the food chains in the ecosystem, and all the biotic and abiotic factors जो है इनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ तो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा है, विच साइकिल आर ऑपरेटेड इन द एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन सी साइकिल जो है वो ऑपरेट होती है। तो बच्चों यहाँ पे आप अलग अलग साइकिल देख पा रहे हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल है ये, देन कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, द वेरियस गैसियस साइकिल्स आर देयर, वाटर साइकिल इज आल्सो देयर। तो ये सभी साइकिल जो है, इन साइकिल की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस होता है। क्यों बैलेंस होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइकिल्स, इन साइकिल का क्या इंपॉर्टेंट है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल से, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल की वजह से सभी जो लिविंग कंपोनेंट्स है उनके लिए जो घटक चाहिए वो सभी घटक जो है इनका बैलेंस रहता है। अब कार्बन साइकिल देखिए, कार्बन जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनके बॉडी में कार्बन ही होते हैं, प्रोटीन कार्बन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन है, मोस्ट ऑफ द substances and our body is also contains carbon। तो इस कार्बन का मेंटेनेंस जो होता है हमारे सृष्टि के अंदर, कार्बन का प्रोपोर्शन जो है बैलेंस रखता है कार्बन साइकिल की वजह से। ऑक्सीजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन मेंटेन होता है। अब देखिए प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और इस ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जब हवा बाहर छोड़ेंगे रेस्पिरेशन में तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं। तो इसकी वजह से कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन रहता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट को फूड मटेरियल यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। वही प्रोटीन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में आता है, और उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी बनती है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, और उस नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन साइकिल है। तो सभी साइकिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एंड दिस साइकिल मेंटेन्स द बैलेंस इन आवर एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस के लिए ये सभी साइकिल्स बहुत जरूरी है। देयरफॉर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिजर्व द नेचर इन देयर नेचुरल कंडीशन विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। तो उसका बैलेंस जो है वो कौन बिगाड़ता है, ह्यूमन बीइंग बिगाड़ता है। तो नेचुरल बैलेंस न बिगाड़ते हुए इसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। एक्चुअली आपको पता है बच्चों कि जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं ये अर्थ किसकी है, दिस अर्थ इज ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी की ये अर्थ जो है ये है, और इस अर्थ को हमने लीज पे लिया है, हम रेंट पे यहाँ पे रह रहे हैं, और ये अर्थ जो है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन की, नॉट इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगर हम किसी घर में रहते हैं, रेंट के ऊपर रहते हैं, तो उस घर का हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उस घर का जो मालिक है वो मालिक हमें वो उसकी परमिशन नहीं देगा हमारे घर के अंदर कुछ चेंजेस करने की। अगर हम उस घर के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो वो मालिक हमें हमारे घर से, उस घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि हम उसके घर में अंदर रेंट से रह रहे हैं।
अगर वो एंसेस्टर है, हमारे पूर्वजों से आया है, तो उस घर के अंदर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हार्मफुल चेंजेस जो है वो भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम रेंट पे है इस धरती के ऊपर, तो इस धरती को हमें जैसे है वैसे ही रखना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हमें इसको मेंटेन रखना है, कंजर्व करना है, ना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो बल्कि हमारे लिए भी उसे मेंटेन करना है। अब देखिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो एनवायरमेंट पे बैलेंस रखना है, तो एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। तो एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे करें? विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं? व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, हमारे एनवायरमेंट को उनकर कंज्यूमर्स यानी खाने वाले की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोड्यूसर की संख्या कम हो जाएगी, जो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्लांट्स की संख्या कम हो जाएगी। देन देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑन रिवर बैंक, ऑन द रिवर इकोसिस्टम। अब रिवर के ऊपर, यहाँ कुछ नदी है, यहाँ पे देखिए नदी है, अब इस नदी के ऊपर जो है कोई अगर, हाँ इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ बच्चों, हाँ ये देखिए कितना नेचुरल कंडीशन है, यहाँ पे एनवायरमेंट हमें दिख रहा है। अब इस नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये नदी है, नदी बह रही है, बाकी जो है सभी अच्छी तरह से चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई अगर एक इंडस्ट्री कारखाना तैयार कर देगा तो क्या होगा? इस इंडस्ट्री में से जो भी इफ्लुएंस आएगा, सीवेज वाटर आएगा, वो किस में जाएगा? पानी के अंदर जाएगा, और पानी के अंदर जाने की वजह से ये पानी दूषित हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस, और जिसकी वजह से ये एक्वाटिक एनिमल्स इसके अंदर रह रहे हैं, इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो देयरफॉर ये होते हैं फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने वाले। अब देखिए बच्चों, when some natural factors of the environment and some artificial polluter factor harms the environment, it creates imbalance between the various factors of the environment and ultimately affect the existence of the biotic factor। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, तो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो है परिणाम करने वाले घटक जो है वो कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर भी है और आर्टिफिशियल। अब कौन कौन से? ये नेचुरल फैक्टर और आर्टिफिशियल फैक्टर, इनकी परिणाम की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस चेंज होता है, और जब बैलेंस बिगड़ता है तो इसका विपरीत परिणाम हमारे धरती के ऊपर रहने वाले सभी जीवों के ऊपर होता है। अब देखिए ये कौन से फैक्टर है? नेचुरल फैक्टर कौन से है और मैनमेड फैक्टर कौन से, यानी कि आर्टिफिशियल फैक्टर। आर्टिफिशियल फैक्टर तो मैनमेड है। तो नेचुरल फैक्टर क्या है? अर्थक्वेक। जब हमारे धरती के ऊपर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? धरती फटती है, जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे गिरते हैं, बहुत सारे प्राणी जो है इसमें अपना जीव गंवाते हैं, तो ये अर्थक्वेक का परिणाम होता है। अर्थक्वेक के साथ और कौन कौन से नेचुरल फैक्टर है? फ्लड, अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ में बहुत सारे जीवों को उसका विपरीत परिणाम होता है, तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स के ऊपर इसका विपरीत परिणाम होता है। साइक्लोन, चक्रवात। अब देखिए बच्चों सुनामी, और कौन कौन से आपको भी याद आते होंगे, सुनामी है, देन वोल्केनिक इरप्शन, ये सभी नेचुरल फैक्टर। और ये आप सभी नेचुरल फैक्टर को आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस चेंज होता है। अब मैनमेड फैक्टर्स कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन, तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? बहुत सारे पेड़ों को नष्ट कर रहा है। किस लिए कर रहा है आप सबको पता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस चेंज होता है। इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन के साथ और कौन कौन से? इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखानों की संख्या बढ़ रही है, आ गया समझ में? इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन यूज ऑफ व्हीकल्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस जो है वो चेंज होता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देन सीवेज वाटर, देन गार्बेज, एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज, ये सभी मैनमेड फैक्टर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के बैलेंस को नष्ट करता है। गांधी जी ने क्या कहा था? आप यहाँ पे देखिए बच्चों, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। तो हमारे अर्थ जो है वो हर एक व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए कैपेबल है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति की ग्रीड जो है, उसकी जो हाव जो है, उसकी जो तृष्णा जो है वो पूरी नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट और हमारे नेचर का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो।
अब देखिए बच्चों, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ द problems, one of the important reasons which can create the environmental problem, and there are the natural and artificial factors on the earth which creates the environmental pollution. तो environmental pollution नेचुरल फैक्टर से भी होता है। अभी हमने देखा है नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से। अगर वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, ज्वालामुखी का उद्रेक हो जाएगा, तो ज्वालामुखी के उद्रेक में क्या होता है, बहुत सारे जो है हार्मफुल गैसेस उसमें बाहर निकलते हैं, कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकलता है, और पूरा जो सराउंडिंग एनवायरमेंट्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो फॉगी एनवायरमेंट हो जाता है, सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन ये भी ब्रॉड कंसेप्ट है हमारे एनवायरमेंट की तरह। अब देखिए, environmental pollution is one of the main factor. Contamination of any material is its pollution. अब कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो दूषित हो जाता है तो उसे पोल्यूशन कहते हैं। पानी क्या जो है, पानी जो है अगर दूषित हो गया, उसमें अलगी जो है, अलगल ग्रोथ हो गई। अब कोई पॉन्ड वाटर है, इसका पानी बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे अलगी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई, तो कंटेमिनेट हो गई। दैट इज द पोल्यूशन। अब देखिए, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या कहते हैं, जो नेचुरल एनवायरमेंट है, इस नेचुरल एनवायरमेंट में ह्यूमन बीइंग की वजह से या कुछ नेचुरल इवेंट की वजह से, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, इन सभी की वजह से अननेसेसरी चेंजेस हो जाते हैं, अनएक्सेप्टेबल चेंज हो जाते हैं, कि जिस चेंजेस को कोई भी जीव स्वीकार नहीं करता है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। और पोल्यूशन की दूसरी डेफिनेशन देखिए बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा that will becomes harmful to the human beings and other living organisms is called as environmental pollution. It is also the environmental pollution. क्या होता है बच्चों, कि हमारे जो है नॉन अबायोटिक फैक्टर्स है, एयर, वाटर, सॉइल, इसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर सभी जीव जो है वो डिपेंड है। आप एक दिन भी हवा के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना भी नहीं रह सकते, और सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉइल में प्लांट्स जो है प्लांट उगते हैं और जिससे फूड मटेरियल बनता है। अब इन सभी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोजिशन में अगर चेंज आ जाएगा, और इस चेंज को ह्यूमन बीइंग भी स्वीकार नहीं करेंगे, हार्मफुल चेंज है, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उस चेंज हुए एनवायरमेंट में अगर जीवित नहीं रह सकते, तो उसे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रीजंस कौन कौन से बच्चों, देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत बड़ी संख्या में अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, लोक संख्या अगर बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका विपरीत परिणाम जो है, इसकी वजह से पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि लोक संख्या अगर बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि इनकी जरूरत ज्यादा होगी, उन्हें ज्यादा सामान लगेगा, और उसको तैयार करने के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज तैयार होगी। और देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट, और फैक्ट्रीज अगर ज्यादा रेज होगी तो फैक्ट्रीज को कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल जो है कोई भी फैक्ट्री में वो आता है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो देयर ऑकर्स द अनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाएगा, और नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट भी आते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कटिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, और लोगों की संख्या बढ़ेगी तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आ गया समझ में? तो ये सभी घटक जो है हमारे एनवायरमेंट के पोल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए, फॉग एंड पोल्यूशन इन द सिटी, अब प्रॉब्लम। अब कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी लेंगे, वहां पे आप ऐसी कंडीशन देखिए। अब दिवाली के अंदर आपने देखा होगा, बहुत बड़े संख्या में पटाखे जलती है, दिल्ली का पिक्चर है शायद, और दिल्ली में दिवाली के दिनों में इस तरह का एनवायरमेंट आपको दिखता है, फॉगी एनवायरमेंट, दिन में भी आपको दिखाई नहीं देता, जो गाड़ी के लाइट लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे माइनिंग की प्रोसेस चल रही है, तो माइनिंग की प्रोसेस से भी जो है धुआं बाहर के निकल के आता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो आगे समझ में, पोल्यूशन जो है वो कोई भी रीजन से हो सकता है। पोल्यूशन ये ब्रॉड कंसेप्ट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में अलग अलग प्रकार के, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ लाइट, पोल्यूशन ऑफ थर्मल पोल्यूशन, जिसके बारे में हमने क्लास 8 में डिटेल में पढ़ा था। तो अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस पोल्यूशन आर ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स। तो सभी जीवों के ऊपर इसका विपरीत परिणाम होता है। अभी हमें पता है इन पोल्यूशन की वजह से जो है हमें जो है अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं, और इस डिसीजेस का मेन कारण जो है वो पोल्यूशन है। और मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर
ड्यू टू द पोल्यूशन। ये चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह के कैंसर्स हो रहे हैं। देयरफॉर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to conserve the environment and environmental conservation is the need of our। अभी जो है ये समय की मांग है, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन बच्चों अगर हमने नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो यहाँ पे एक अब देखिए पोल्यूशन, आर्टिफिशियल पोल्यूशन और नेचुरल पोल्यूशन, जिसको बारे में पहले पढ़ा था। आर्टिफिशियल पोल्यूशन जो है जिसकी में ह्यूमन बींग्स का ज़्यादा इंटरफेयर होता है और ज़्यादा विपरीत परिणाम आर्टिफिशियल पोल्यूशन की वजह हो रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी एक माइनिंग कंपनी है, यहाँ पे जो है ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट से देखिए किस तरह से धुआं बाहर निकल रहा है और इससे पूरी एयर जो है पोल्यूट होगी। इसके साथ साथ इसका जो इफ्लुएंस है, ये इफ्लुएंस किस में जा रहा है, नदी के अंदर, पानी के अंदर जा रहा है। कितना गंदा जो है, और इसमें से सभी केमिकल जो है जमीन के अंदर जाएंगे और हमारे सॉइल भी पोल्यूटेड होगी। और यहाँ पे ट्रैफिक देखिए कितना है, ट्रैफिक में से जो है सभी धुआं बाहर निकल के आएगा और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी। एयर, वाटर, सॉइल, ऑल दिस आर द पोल्यूशन एंड सम ऑफ द आर्टिफिशियल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन भी है। देखिए बच्चों यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ा है। अकाल पड़ने की वजह से पूरी जमीन सूख गई, कहीं पे भी पानी नहीं है, पूरे पेड़ पौधे जो वो सूख रहे हैं और जिसकी वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे नष्ट होते हैं। अब जो कि यहाँ पे देखिए ये भी नेचुरल पोल्यूशन है। ये क्या है, हमारे डेजर्ट का ये पिक्चर दिखा है। डेजर्ट में बहुत बड़े बड़े जो है साइक्लोन आते हैं, उस साइक्लोन की वजह से यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। देयरफॉर इसे हमें याद रखना है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ आवर। तो जो एनवायरनमेंट है उसमें बैलेंस हमें रखना है, अलग अलग साइकिल है उसे मेंटेन रखना है, फूड चेन को मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम हमारी नेचुरल कंडीशन में रहे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चार्ट है। क्या चार्ट बता रहे हैं हमें, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन, तीन ही तरह के पोल्यूशन दिए हैं, जिसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से, सोर्सेस कौन कौन से, इफेक्ट्स कौन कौन से और हमें उसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या करने, इन सब के बारे में हमें लिखना है। पिछले क्लास की मदद से हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो ब्लैंक जगह दी है उसको हमें फिल अप करना है। आप भी फिल अप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी मदद करूंगा और इसके बाद जो है आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से, गैसियस कंपोनेंट्स है और सॉलिड कंपोनेंट भी है। सॉलिड और गैसियस कंपोनेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। और सॉलिड कंपोनेंट्स क्या है, डस्ट पार्टिकल है, ऐश है, कार्बन है, लीड है, एस्बेस्टॉस है, ये सभी पार्टिकल्स है। अब सोर्सेस क्या है, अब एयर के अंदर ये सभी गैसेस और सॉलिड कहाँ से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज vehicular and इंडस्ट्रियल गैसेस और इंडस्ट्रियल स्मोक, यानी कि हमारे व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, धुआं, इंडस्ट्री में से जो धुआं निकलता है उसमें से ये सभी गैसेस और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, उसमें कार्बन पार्टिकल भी होते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्री जिसमें कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सभी इंडस्ट्री में से ये कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। और उसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन का इफेक्ट होता है बच्चों हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सिर्फ मैं ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अलग अलग तरह के डिसीज हमें होने लगेंगे, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जो है फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस, कफ, कोल्ड, इस तरह के डिसीज। उसे कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री और व्हीकल्स, इसमें से जो धुआं निकलता है इसे कैसे कम किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। अब वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन में भी जो है, इसमें जो है सॉलिड और लिक्विड, ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स और लिक्विड कंपोनेंट्स। तो सॉलिड कंपोनेंट्स क्या क्या है, सॉलिड कंपोनेंट जो है, हम जो है हमारे घर में जो कचरा है, बहुत बार जो कचरा पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, बहुत बार जो है हमारे घर के अंदर मूर्तियाँ वगैरह जो खराब हो जाएंगी ये पानी के अंदर फेंकी जाती है। जो गणेश फेस्टिवल होता है उस दौरान देखिए जो है गणेश विसर्जन पानी में किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति अगर पानी के अंदर डालेंगे तो उसका जो है पानी के ऊपर विपरीत परिणाम होगा, पोल्यूशन होगा।
अब देखिए सोर्सेस क्या है, लिक्विड जो है कारखानों में से जो केमिकल्स निकलता है ये सभी लिक्विड है और ये हार्मफुल लिक्विड वाटर के अंदर आता है। सोर्सेस आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल कारखानों का वेस्ट, घरों के अंदर का वेस्ट, सीवेज जो है हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है सीवेज वाटर, देन केमिकल्स, देन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में से जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है, देन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स, खेती के अंदर जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं वो सीधे पानी के अंदर चला जाता है। देन इफेक्ट्स, इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है इसके इफेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा एयर पोल्यूशन का इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है और तो वाटर का इफेक्ट हमारे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऊपर होता है, नर्वस सिस्टम, तो पूरे बॉडी के ऊपर ही इसका इफेक्ट होता है। ऑन ह्यूमन बींग्स, ऑन इकोसिस्टम के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, सॉइल के फर्टिलिटी के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमारे जो वाटर सोर्सेस है तो वाटर सोर्सेस के अंदर कोई भी इफ्लुएंस ना जाए, घरों के अंदर का वेस्ट भी ना जाए, इंडस्ट्री अंदर का वेस्ट भी ना जाए, सीवेज वाटर भी ना जाए, इसका हमें ख्याल रखना है। अब देखिए सॉइल पोल्यूशन जो है, सॉइल पोल्यूशन में कौन कौन से सोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, कंपोनेंट्स, इसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी है और लिक्विड कंपोनेंट्स भी, बहुत सारे कंपोनेंट जो है कॉमन है वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। सोर्सेज जो है सॉइल पोल्यूशन के सेम है जो यहाँ पे सोर्सेज है वाटर पोल्यूशन के। अब इसके इफेक्ट क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, जमीन जो है इसकी धूप होती है, पानी जमीन के ऊपर का हिस्सा जो होता है इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होती है, अगर फ्लड बारिश आएगी तो बारिश में अगर फ्लड आता है तो बारिश के साथ साथ ये मिट्टी भी बह के जाएगी जिसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल और एग्रीकल्चर सॉइल जो इनफर्टाइल बन जाएगी। देन रिटार्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, क्रॉप न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, न्यूट्रिएंट्स की कमतरता होगी जिसकी वजह से प्लांट की ग्रो नहीं हो जाएगी और जमीन जो है वो बंजर बन जाएगी। तो इसको कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सॉइल पोल्यूशन का कंट्रोल करना है तो सबसे मेन जो है हमारी जमीन जो है, मिट्टी जो है वो बारिश के पानी के साथ न बह जाए, इसका हमें ख्याल रखना है। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर स्ट्रेंचेस जो हमें खोदने हैं जिसकी वजह से बारिश के साथ साथ ये पानी बह के नहीं जाए, और इंडस्ट्री में से और घरों में से जो वेस्ट है इसके प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, इसे डायरेक्टली जो है केमिकल्स जमीन के अंदर अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये विपरीत परिणाम नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ये सबसे डेंजर पोल्यूशन है और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है बच्चों, इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज जो कम है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पहले देखेंगे आप। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के दो रीजन है, जैसे हमने पहले पोल्यूशन में देखे, नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो नेचुरल रेडिएशन कौन कौन से, अब यहाँ पे देखेंगे आप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट, और इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, ये दोनों रेडिएशन जो है वो नेचुरल रेडिएशन है। कौन से रेडिएशन है, नेचुरल रेडिएशन। तो नेचुरल रेडिएशन, इसके सोर्सेस क्या है, सन एंड फायर, कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर निकलता है, और सूरज से जो किरणें हमारे धरती के ऊपर होती है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज हमारे धरती के ऊपर आती है। एक्चुअली देयर इज द वन फिल्टर, एक फिल्टर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन का, जो अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे धरती के ऊपर नहीं आने देता, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे धरती के ऊपर पहुंचता है, नेचुरल रेडिएशन। अब आर्टिफिशियल रेडिएशन क्या है बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सरे इज द आर्टिफिशियल रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते थे, उसमें से जो रेडिएशन बाहर निकलता है ये आर्टिफिशियल रेडिएशन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने ग्रीन इसमें हाईलाइट किया है, चार्नोबिल, वाइड स्केल एंड 3 माइल्स आइसलैंड मिसचेफ आर मेजर मिसचेफ्स इन द वर्ल्ड स्टिल प्रेजेंट। ये 3 हमारे अर्थ के ऊपर हुई 2 बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हैं जो रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये सगड़ी इनकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ था, पोल्यूशन बहुत बड़ी उसका इंटेंसिटी जो है पोल्यूशन की बहुत बड़ी थी। अब देखिए चार्नोबिल मिसचेफ कहाँ पे हुआ था, तो चार्नोबिल मिसचेफ जो हुआ था बच्चों 26 अप्रैल 1986 को ये दुर्घटना हुई थी, और ये दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में
प्राइपेट नाम के जो सिटी है वहां पे एक प्लांट था जिसका नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से बहुत लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। और उसका इंपैक्ट जो है, बाकी पोल्यूशन का इंपैक्ट कम जगह पे रहता है, कम दिनों तक रहता है, लेकिन रेडिएशन की वजह से जो रेडिएशन हमारे हवा के अंदर फैल जाते हैं तो वो सालों साल वही एनवायरमेंट में रहते हैं और जिसका इंपैक्ट लिविंग और नॉन लिविंग पे होता है। अब देखिए वाइड स्केल मिसचेप जो हुई थी, वाइड स्केल मिसचेप कहां पे हुई थी? ये वाइड स्केल मिसचेप हुई थी बच्चों, ये दुर्घटना हुई थी 10 अक्टूबर 1957 को। ये जो है इंग्लैंड में हुई थी, यूके, इंग्लैंड का एक शहर है कॉम्बरलैंड, तो कॉम्बरलैंड में ये दुर्घटना हुई थी। और ये दुर्घटना कहां पे हुई थी? वाइड स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिंग एंड प्लूटोनियम रिएक्टर प्लांट जो था, इस प्लांट में ये दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ साथ 10 टन इतना जो न्यूक्लियर फ्यूल था वो मेल्ट हो गया था और मेल्ट होने की वजह से ये रेडिएशन पूरा फैल गया था और आज भी वहां पे उसके दुष्परिणाम हमको दिखाई देते हैं। और 3 माइल्स आइसलैंड, ये दुर्घटना कब हुई थी बच्चों? ये दुर्घटना हुई थी 28 ऑफ मार्च इन 1979 को ये दुर्घटना हुई थी। और ये दुर्घटना हुई थी बच्चों डॉल्फिन नाम की जो कंट्री है, पेनिनसिलिवा के पास, ये जो डॉल्फिन नाम की कंट्री, छोटी कंट्री है लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन जो था, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर बनाई जाती थी। तो ये सभी रेडिएशन जो होता है बच्चों, जो रेडिएशन होता है तो ये रेडिएशन बहुत ही घातक होती है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन की इफेक्ट। पहला देखिए, कैंसरस अल्सरेशन ऑकर ड्यू टू द हाई रेडिएशन ऑफ एक्सरे। अब ये जो रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं वो रेडिएशन में एक्सरे होता है, अल्फा रेज, बीटा रेज ये भी होते हैं। तो ये रेडिएशन जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है और ट्यूमर्स हमारे बॉडी के अंदर तैयार हो जाते हैं। और जब ट्यूमर मैलिग्नेंट बन जाएंगे तो कैंसर होता है। सेकंड देखिए, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। ये जो रेज है हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेट करने के बाद हमारे सेल को नष्ट कर देते हैं और सेल को नष्ट करने की वजह से धीरे धीरे टिश्यूज भी नष्ट हो जाते हैं। देन जेनेटिक चेंजेस ऑकर, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंजेस प्लांट्स के अंदर भी आते हैं और एनिमल्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से जहां पे रेडिएशन हुआ है, सॉइल के अंदर अगर रेडिएशन मिक्स है तो वहां पे फसल नहीं आती है और जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो है वहां के लोगों में दिखाई देती है। आज भी देखेंगे तो चेरनोबिल, वाइड स्केल और 3 आइसलैंड, यहाँ के लोगों में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देते हैं। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, जो है हमारे आंखें जो है ये टेंडर ऑर्गन है और इसका इफेक्ट जो है हमारे आंखों के ऊपर भी होता है बच्चों, रेडिएशन का इफेक्ट, जिसकी वजह से बहुत लोग जो है उनकी आंखें भी गंवानी पड़ी। बहुत लोग अंधे हुए कि कोई लोग जो है इनके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस जो हुआ था इन दुर्घटना में हुआ था। तो ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की क्या जरूरत है बच्चों? वी नो दैट द एनवायरमेंट इज इनबैलेंस ड्यू टू द पोल्यूशन, natural factor, artificial factor and due to the imbalance in ecosystem and food chain। तो इन सब की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इनबैलेंसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना अब बहुत ही जरूरी है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो सामान्य लोग हैं, जनरल पब्लिक है, ये अवेयर नहीं होती, ये जागरूक नहीं होती। तो बच्चों इनमें जागरूकता लाना बहुत जरूरी होता है। इनमें जागरूकता क्यों नहीं होती है बच्चों? क्योंकि ये लोग जो है एनवायरनमेंट के संबंधित जो भी रूल्स है, नियम है, इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल टू डेवलप द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब एनवायरमेंट का अगर हमें संरक्षण करना है तो इन लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था जो है वो एनवायरमेंट का संरक्षण नहीं कर सकते, तो उसमें बाकी सभी लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। सभी लोगों का साथ हो, फॉर दैट पर्पज इट मस्ट बिकम अ
पब्लिक मूवमेंट, ये जो है वो लोगों का जन आंदोलन बनना चाहिए। तो इसके लिए जो है एनवायरमेंट के प्रति जो है हमारा अपेक्षन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति नॉलेज होना चाहिए और उसके प्रति जागरूकता, यानी कि एनवायरमेंट के प्रति जागरूकता, एनवायरमेंट के प्रति लगाव और एनवायरमेंट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये सभी बातें जो है वो चाइल्डहुड से ही बच्चों को सिखानी चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं उनसे उन बच्चों को ये बातें अगर सिखाएंगे, उनमें अगर ये बातें इनकलकेट करेंगे तो इनकलकेट करने की वजह से ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन में ये बच्चे आगे बड़े होके फिर एनवायरमेंट का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या बात है, इट इज वेरी नेसेसरी to make this all these points should be included into the एजुकेशन। तो एजुकेशन में ये सभी बातें जो है इसका समावेश करना चाहिए। नवोदय अब हम देख पा रहे हैं कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है और डेवलप कंट्रीज है, वो सभी देशों ने जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी देशों ने ली है। जो विकसनशील देश है, विकसित है, अविकसित है, जो विकसनशील है, वो सभी देशों ने एनवायरमेंट का संरक्षण करने की जवाबदारी जो है वो ठान ली है और इसके लिए वो अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे। दे आर टेकिंग द एफर्ट्स एंड ऑल्सो दे हैव मेक द डिफरेंट रूल्स। तो एनवायरमेंट का संरक्षण करने के लिए, उसका जतन करने के लिए अलग अलग तरह के नियम जो है कानून में हर एक देश ने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, ये जो है फ्लो चार्ट है, इसमें क्या है, नीड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब एनवायरमेंट कंजर्वेशन जो है वो हमें क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द एनवायरमेंट। तो क्यों करना चाहिए हमें एनवायरमेंट का संरक्षण, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। तो नेचर के अंदर बैलेंस रखने के लिए हमें एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए। अब देखिए, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, क्योंकि एनवायरमेंट में हमने पहले पढ़ा है कि एनवायरमेंट के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं इसमें नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, जो भी नेचुरल कैलामिटी है, नैसर्गिक दुर्घटनाएं, और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स है जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हैं, पोल्यूशंस की समस्या है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, व्हीकल्स। तो इन सबको सॉल्व करना है तो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन हमें करना पड़ेगा। और क्या क्या कर सकते हैं हम बच्चों, तो we have to balance the environment का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, टू बैलेंस different cycles, that is the natural cycles, to balance the नेचुरल साइकिल्स। तो नेचुरल साइकिल जो है बायो केमिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, इन सभी साइकिल को बैलेंस करने के लिए एनवायरमेंट का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट एंड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए एनवायरमेंट का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। त्यानंतर और उसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज वेरी नेसेसरी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द रेयर एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, जो भी प्राणी है, वनस्पति है, वो दुर्लभ होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है टू कंजर्व द नेचर, हमारे सृष्टि जो है उसका संरक्षण करने के लिए भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो बच्चों, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो हमारी बहुत, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक
जवाबदारी है, हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है इस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर सकती, उन्हें सब में इसमें सहभाग लेना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग जब से एग्जिस्ट हुआ है इस धरती के ऊपर, तब से यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो है, जो एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग है, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, गहरा संबंध है, कुछ ना कुछ नहीं, उनके बीच में गहरा संबंध है। और हमारे धरती के ऊपर सबसे आखिरी जो है वो मानव जो है इसने पैर रखा था, बाकी सभी एनिमल्स जो है वो पहले तैयार हुए, और ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे आखिरी में हमारे धरती के ऊपर तैयार हुआ। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमने पहले पढ़ा है कि सब ह्यूमन बीइंग सबसे आखिरी में तैयार हुए। अब सबसे आखिरी में तैयार हुआ है, लेकिन ये जो ह्यूमन बीइंग है सबसे ज्यादा सुपेरियर एनिमल है एज कंपेयर टू द अदर एनिमल। बाकी प्राणियों की तुलना में ह्यूमन जो है सबसे ज्यादा सुपेरियर है, उसकी इंटेलिजेंस पावर ज्यादा है, उसकी मेमोरी अच्छी है, और उसके साथ उसकी कल्पना शक्ति जो है वो भी ज्यादा है, उसमें अलग अलग तरह की क्षमताएं है, इमेजिनरी एबिलिटी है। इसकी वजह से बाकी एनिमल की तुलना में ये सुपीरियर है। एंड ऑल्सो एनिमल ट्राई टू डोमिनेट द नेचर, तो नेचर को डोमिनेट करना चाहता है, नेचर को जो है उसके ऊपर वो प्रभुत्व पाना चाहता है, नेचर के सृष्टि के ऊपर वो प्रभुत्व पाना चाहता है। और इस प्रभुत्व पाने के हवास में ही इज यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस, जितने पॉसिबल है उतने ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसका इस्तेमाल करता है। एंड एज कंपेयर टू द अदर एनिमल, बाकी प्राणियों की तुलना में ह्यूमन बीइंग जो है सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, जिसमें जो है सॉइल है, वाटर है, बाकी जो है प्लांट, एनिमल, इन सब का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग करता है फॉर द सेटिस्फैक्टरी लाइफ, उसकी जीवन जो है वो सुखकारक बीत जाए, इसलिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। बाकी प्राणी जो है वो सृष्टि में सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए ही नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो घर बनाता है, फर्नीचर्स बनाता है, अलग अलग तरह की चीजें बनाता है, तो उन सब के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है, तो ह्यूमन बीइंग इज स्क्रैचिंग द नेचर, स्नैचिंग द नेचर। तो ये जो है वो एनवायरमेंट से हर एक चीज को छीनना चाहता है, जितना पॉसिबल है उतना छीनना चाहता है। उसकी वजह से एनवायरमेंट में अलग अलग तरह की समस्याएं जो तैयार हो रही है, जो प्रॉब्लम्स तैयार हो रहे हैं, वो सभी ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, और देयरफॉर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन। तो इस सभी सिनेरियो से आपको अभी समझ में आया होगा कि एनवायरमेंट में इम्बैलेंस जो हो रहा है वो ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहा है, और इसे ठीक भी कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। इसको प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है, तो इसमें ह्यूमन बीइंग की बहुत ही अहम भूमिका है। देयरफॉर द ह्यूमन बीइंग्स इट कैन मेंटेन द नेचर एंड इट इज itself the human being have to conserve and improve the quality of nature। तो नेचर की क्वालिटी इंप्रूव करने की जिम्मेदारी जो है वो हम सब मानवों की है। और बहुत बार क्या होता है, जनरल पब्लिक जो है यानी कि सामान्य लोग जो है, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जिससे एनवायरनमेंट को हार्म होता है, लेकिन वो इनके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज जो है अननोइंगली, इनको पता ही नहीं चलता, तो न पता होने की वजह से ये एक्टिविटीज होती है और जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। अब देखिए बहुत सारे जो है लोग जो है पेड़ों को काटते हैं, किसके लिए? ईंधन बनाने के लिए, उसको जलाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि पेड़ काटने से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्बैलेंस होता है। बहुत लोगों को नेचुरली जो है वो क्या करते हैं, कूड़ा कचरा हमारे घर के बाहर फेंकते हैं, सीवेज वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते, लेकिन वो जानते नहीं कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान हो रहा है। अगर लोगों को इनके बारे में अगर हम जानकारी देंगे तो लोग जो है वो जागरूक होंगे, और जागरूक होने के बाद इस तरह से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सकता है, उसका कंजर्वेशन हो सकता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी है लोग मान नहीं रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अधिनियम जो है वो नियम बनाने पड़े। अब देखेंगे बच्चों कौन कौन से नियम है। अब देखिए, लॉ इनेक्टेड अबाउट द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करने के लिए अलग अलग तरह के नियम बनाए, अलग अलग तरह के प्रावधान जो है वो हमारे यहाँ पे है। अब देखिए कौन सा पॉइंट शुरू था हमारा, तो अलग अलग तरह के प्रावधान बनाए और उस प्रावधान के अलग अलग तरह के नियम और कानून कायदे बनाए। अब देखिए बच्चों, पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
1980। तो 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया था। अब इस कंजर्वेशन एक्ट के तहत क्या है, ये क्यों बनाया गया था? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918, द लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इट इज प्रोहिबिटेड फॉर द एनी अदर एक्टिविटीज। तो जो एरिया, जो जमीन जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए रिजर्व है, उस जमीन के अंदर हम लोग कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करने की जरूरत करता है, अगर उस जगह पे कोई फॉर एग्जांपल उस जमीन के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री तैयार करेगा, कोई फैक्ट्री तैयार करेगा, कोई घर बनाएगा, तो ये कानून का जो है वो उल्लंघन होगा और इसके तहत उस व्यक्ति को सजा हो सकती है इम्प्रिजनमेंट की, उसे जेल में भी जा सकता है। 5 दिन जो है 15 दिन की 15 डेज, उसे 15 डेज जो है 15 दिन की उसमें सजा हो सकती है। तो इसीलिए ये कंजर्वेशन एक्ट जो है यहाँ पे बनाया गया है। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ बच्चे, थोड़ा। हाँ, अब दूसरा जो है, दूसरा अधिनियम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। तो 1986, तो इस साल में एक कंजर्वेशन एक्ट बनाया था एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए। तो इस अधिनियम में क्या बताया गया है बच्चों? पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल द पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंट में हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसकी वजह से एनवायरमेंट का कंजर्वेशन होगा। अब कोई भी व्यक्ति या कोई फैक्ट्री जो है एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स को उसकी जो है पॉसिबल लिमिट जो है, परमिसेबल लिमिट जो है, इसके ऊपर अगर पोल्यूटेंट्स को एनवायरमेंट के अंदर छोड़ता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, तो उस व्यक्ति को इस नियम के अंदर जो है वो 5 साल की सजा हो सकती है और उसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द केयर ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय द फैक्ट्रीज। तो ये कोई व्यक्ति है या कोई फैक्ट्री है, तो वो पोल्यूटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में जो छोड़ रहा है, तो उसकी परमिसेबल वैल्यू कितनी है, और इससे ज्यादा अगर हम छोड़ रहे हैं तो उसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। अब 2010 में क्या किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2010 में एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स की निर्माण किया था। इसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल जो है वो हमारा जो है न्यायाधीशान होता है, तो इस ट्राइब्यूनल एक संस्था की तरह का काम करता है। तो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है कि एनवायरमेंट के संबंधित जो भी कानून कायदे बनाए हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, पालन हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर वो ध्यान रखती है। अब कुछ जो है एक्ट्स भी बनाए। अब यहाँ पे देखिए, एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक नियम बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के अंदर। इसके अलग अलग तरह की धाराएं हैं। अब देखिए धाराएं, एज पर द क्लॉज ऑफ 49A, क्लॉज यानी कि धारा, कलम होते हैं इसके 49A, 49B और 49C। तो 49A इस धारा के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल हैज बीन कंप्लीटली बैन। तो जो रेयर एनिमल है यानी कि दुर्लभ प्राणी जो है, इनका व्यापार करना 49A के तहत जो है वो बैन है, इसे नहीं कर सकते। और क्लॉज 49B क्या बताता है? 49B के तहत यूज ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल हैज बीन बैन। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल यानी कि जंगली प्राणी जो है, उनके त्वचा से या उनके ऑर्गन से कोई भी वस्तुएं हम तैयार नहीं कर सकते, उनका व्यापार भी नहीं कर सकते। और देखिए एज पर द क्लॉज 49C, तो 49C इस क्लॉज के तहत, इस धारा के तहत क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट मेड फ्रॉम द रेयर एनिमल इज कंपलसरी। यानी कि जो दुर्लभ प्राणी जो है, दुर्लभ प्राणियों के ऑर्गन्स से कुछ अगर हम कलाकृतियां बनाते हैं तो उस कलाकृति को हमें छिपा के नहीं रखना चाहिए, उसको जो है वो उजागर करना चाहिए। उजागर अगर हम नहीं करेंगे तो ये बैन हो सकता है। और एक्चुअली रेयर एनिमल्स से, ऑर्गन से या त्वचा से हम कोई भी कला, शिल्प या वस्तुएं नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। अब स्टोरी का हेडिंग क्या दिया है, बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन। एक छोटा मनुष्य है, यानी छोटा मनुष्य इसका अर्थ क्या है, एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। अब यहाँ पे आप जो व्यक्ति देख पा रहे हैं जिसका नाम है
जाधव मोलाई पायेंग। तो जाधव मोलाई पायेंग ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर तैयार की है और बहुत बड़ा काम किया है एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। तो इस व्यक्ति को अच्छी तरह से देखिए और इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जन्म जो है बच्चों, इसका जन्म हुआ था 1963 में हुआ था, मतलब ये अभी भी जीवित है। 1963 में इनका जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद जो है इनका जन्म आसाम में हुआ था और बचपन से ही उन्हें एनवायरनमेंट की तरफ लगाव था, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए और सृष्टि की तरफ उनका ध्यान था। और जो है 16 साल की उम्र में भी ये फॉरेस्ट वर्कर के तौर पे एक काम करने लगे। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट वर्कर जो होते हैं उस तरह का ये काम 16 साल की उम्र में भी करते रहे। अब बचपन में क्या हुआ था, उनके गांव के बाजू में एक ब्रह्मपुत्रा नदी बहती थी और ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे जो सांप जो थे, स्नेक जो है वो मर गए थे। बाढ़ के पानी में मरे हुए सांप उन्होंने देखे तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि ये सांप क्यों मरे। तो उनके ख्याल में आया कि नदी के किनारे पे कोई पेड़ नहीं है, पेड़ अगर होते तो सांप बचते थे। तो इन्होंने क्या किया, तो बचपन में उन्होंने जब छोटे थे तो 20 बाम्बू के पेड़ लगाए थे नदी किनारे में और बाम्बू के पेड़ जो है वो बहुत बड़े हो गए और उसके बाद जो है नदी में अगर कोई भी बाढ़ आती थी वो सांप जो है बच जाते थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ते थे। ऐसा करते गए 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम that develops a project of social afforestation। तो उस दौरान जो है 1979 को जो है सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उन्होंने सामाजिक वनीकरण का एक अभियान चलाया था। उसके अंदर जो है 200 हेक्टर्स लैंड में जो है वो उनको पेड़ लगाने थे। तो उन्होंने फॉरेस्ट वर्कर की मदद की और उसमें जो थे वो जाधव मोलाई पायेंग जो थे, ये भी एक थे, वो भी फॉरेस्ट वर्कर की तौर से उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और 200 हेक्टर में पूरी तरह प्लांट लगाने का काम पूरा हुआ। लेकिन जाधव मोलाई का ये काम पूरा हो गया, वो सभी वर्कर्स चले गए, लेकिन जाधव मोलाई जो थे ये नहीं रुके। इन्होंने क्या किया कि वो पेड़ लगाते ही गए। जो वहां पे जो बंजर जमीन थी 30 साल तक उन्होंने एक ही काम किया था, रोज सवेरे उठना, उस जगह पे जाना, पेड़ लगाना और 30 साल तक वो पेड़ लगाते ही गए और 30 साल के बाद आज जो है 1360 एकड़ ऑफ लैंड इट हैज बीन कन्वर्ट इनटू द फॉरेस्ट। तो 1360 एकड़ जमीन जो है पूरी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई बच्चों और इसका सभी श्रेय जो है वो जाता है इस व्यक्ति को। तो आसाम के अंदर 1360 एकड़ लैंड जो है इसके अंदर पूरा जंगल तैयार करने का श्रेय इस मोलाई को जाता है और उस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से भी जाना जाता है। वो जंगल कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे देखिए तो ये जंगल आपको दिखाई देगा कोलीलामुख ऑफ जोराक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम का जोराक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे एक कोलीलामुख एरिया है, वहां पे एक जंगल है। आप इंटरनेट पे भी मोलाई जंगल के नाम से सर्व कर सकते हो। और ये जो इतना बड़ा काम किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इज अवार्डेड हिम बाय द पद्मश्री अवार्ड। तो इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है बच्चों। इस व्यक्ति को देखिए, एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति में 1360 एकड़ में इतना बड़ा जंगल तैयार किया है और बहुत सारे लोग जो है मिलके हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, इसीलिए इसे कहते हैं बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन। आई एम गिविंग अ सैल्यूट टू द जाधव मोलाई पायेंग। तो देखिए बच्चों, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में इस व्यक्ति ने कैसा काम किया, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत रिलेशन है। अगर हम एनवायरमेंट को कंजर्व करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बनेगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज द वेरिएशन अमॉन्ग्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे देखते हैं। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होता है। हम हमारे सराउंडिंग में भी इस पोल्यूशन का इंपैक्ट देख पा रहे हैं बच्चों। अब देखिए आप जो है चिमनियों और जो क्रोज है, स्पैरोज है, वल्चर है, ये प्राणी जो है आपको नहीं दिखाई देती, ये बहुत ही रेयर हो गए, बहुत कम बार। हम जब बचपन में थे, छोटे थे, तो सवेरे जब उठते थे तो पूरी तरह से जो है कौवे की आवाज़ सुन के और जो स्पैरोज जो है उनकी आवाज़ सुन के उठते थे। वल्चर भी वहाँ पे थे, कोई प्राणी अगर मर जाता था तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में वल्चर आते थे, गिधाड़ जिसे कहते, और उस प्राणी को नोच के खाते थे, जिसकी वजह से एनवायरमेंट साफ सुथरा रहता था। इसके कैवेंजर कहते,
तो अब ये प्राणी जो है बहुत ही दुर्लभ हुए हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इम्पैक्ट है बच्चों। अब इसके साथ साथ देखिए एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और हमें एनवायरमेंट जो है उसका प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए। अब देयर आर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स जो है हम हमारे धरती के ऊपर देखते हैं और उनमें जो डाइवर्सिटी, ये 3 प्रकार की डाइवर्सिटी। अब देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे काम करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। Occurrence of diversity among the organisms of the same species is the genetic diversity। यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर जो विविधता हमें दिखाई देती है उसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आगे बच्चों समझ में जेनेटिक डाइवर्सिटी आप एग्जांपल से समझेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। अब आपने देखा है रोज प्लांट, गुलाब का प्लांट जो प्लांट है रोज प्लांट, जो इसमें अलग अलग तरह के वेरिएशन हमें दिखाई देते हैं। क्या वेरिएशन दिखाई देता है? लाल कलर का गुलाब है, पिंक है, येलो है, देन ब्लू है। तो अलग अलग प्लांट तो एक ही है लेकिन इसमें वेरिएशन है, तो इसे हम जेनेटिक, क्योंकि ये जीन की वजह से वेरिएशन उसके अंदर आता है। तो जीन में वेरिएशन है। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग है, तो कोई 2 ह्यूमन बीइंग का चेहरा भी सेम नहीं होता है। ये किसकी वजह से? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है इसमें जेनेटिकल डाइवर्सन ज्यादा होता है और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उतनी ज्यादा उस स्पीसीज का एग्जिस्ट होने का चांस जो है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा दिनों तक यहाँ पे टिकी हुई रहेंगी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो वो स्पीसीज लुप्त हो सकती है। अब दूसरी जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी किसे कहते हैं बच्चों? स्पीसीज डाइवर्सिटी इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑकर इन द नेचर। इनन्यूमरेबल कितने स्पीसीज है? इनन्यूमरेबल स्पीसीज है बच्चों। इनन्यूमरेबल स्पीसीज इसका अर्थ क्या है कि जो स्पीसीज की संख्या भी नहीं गिन सकते हम। करोड़ों प्रकार के प्लांट्स हमारे धरती के ऊपर है, करोड़ों प्रकार के एनिमल्स इसको धरती के ऊपर है, इसी को कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। A species diversity includes the various type of plant, animals और microbes। तो अलग अलग तरह के प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इससे बनती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन रीजन, अलग अलग रीजन में जो है एक ही रीजन के अंदर अलग अलग तरह की इकोसिस्टम्स हम देखते हैं। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम किससे बनती है? इकोसिस्टम के अंदर हमने देखा है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं। जो भी जीव है, सजीव है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, वो उनकी रहने की जगह और एनवायरनमेंट में जो बदलाव होते हैं, इन सबके इंटरेक्शन होता है, इसमें और परस्पर क्रियाएं होती है और इससे ही इकोसिस्टम बनती है। तो हर एक इकोसिस्टम में क्या होता है? ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। हर एक इकोसिस्टम में उसके प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, बरोबर है, प्लांट्स, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इकोसिस्टम्स आर आल्सो 2 टाइप्स। इकोसिस्टम 2 प्रकार के, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो देखिए सैक्रेड ग्रुप। अब हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सैक्रेड ग्रू जो है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। तो सैक्रेड ग्रू क्या किसे कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए, द फॉरेस्ट विच इज रिजर्व इन द नेम ऑफ गॉड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रू। भगवान के नाम पे जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाता है उसे सैक्रेड ग्रू कहा जाता है। तो भगवान के नाम से इस यानी कि भगवान के नाम से जो है उस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाता है और लोग इसका कंजर्वेशन करते हैं। इसमें गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनका कुछ रोल नहीं होता। अब जो है गॉड के नाम की इसका कंजर्वेशन किया गया है तो इसे स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। तो लोग इस फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, उसमें वर्शिप करते हैं, तो उस पेड़ को नहीं काटते, इसके अंदर पेड़ को नहीं काटते, उसके अंदर जो भी एनिमल्स है उनको भी इसकी वजह से संरक्षण मिलता है। तो अलग अलग तरह के सैक्रेड ग्रुप जो है हमारे इंडिया के अंदर है बच्चों। देखिए, दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। वेस्टर्न घाट्स में ही नहीं है, तो भारत के अलग अलग जगह में भी इस तरह के सैक्रेड ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रुप हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर 13,000 से ज्यादा सैक्रेड ग्रुप प्रेजेंट
है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर सैक्रेड गूज की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको हम देवराई के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में सैक्रेड गू को देवराई के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देखिए पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, इस जगह पे सैक्रेड गूज प्रेजेंट है। और हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे सैक्रेड गूज है, जिसमें मणिपुर में 365 सैक्रेड गूज है, मेघालय में 79 है, और इसके साथ साथ उड़ीसा के अंदर 332 सैक्रेड गूड है। तो सैक्रेड गूड जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए, सम सिंबल्स आर गिवन बिलो। ये सिंबल आप देखिए, फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज सिंबल्स इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड मेक द लिस्ट ऑफ सच सिंबल्स। अब इस सिंबल को देख के आपको जो है इस सिंबल को नाम देना है और इसका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या रोल है। अब देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डस्टबिन है, और डस्टबिन के अंदर एक व्यक्ति जो है वो कचरा डाल रहे थे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ डस्टबिन। इस सिंबल का क्या है, यूज ऑफ डस्टबिन। अब डस्टबिन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक जगह पे कूड़ा कचरा जमा होगा, और इसको जो है इस कचरे का यानी कि गार्बेज जो है, इस गार्बेज का जो है प्रॉपर डिस्पोजल हो सकता है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द गार्बेज इन एनी प्लेस। तो कोई भी जगह पे, खुली जगह पे गार्बेज को डंप करने की जगह बजाय हम जो है डस्टबिन का अगर इस्तेमाल करेंगे, और डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर, अगर यहाँ पे गार्बेज रखा हुआ है तो म्यूनसिपालिटी के लोग आएंगे और गार्बेज को लेके जाएंगे और उसका प्रॉपर डिस्पोजल होगा, उससे खाद भी बनता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन होता है। अब सेकंड सिंबल क्या बताता है हमें, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव एनर्जी। ये सेव एनर्जी का सिंबल है, और इसके साथ साथ यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी, यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल क्या है, ग्रीन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करते समय एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है, उस तरह के एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन होता है। और जो पावर स्टेशन है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते समय पोल्यूशन होता है, इनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट में पोल्यूशन ज़्यादा है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे बाइसिकल है, यूज ऑफ बाइसिकल। तो बाइसिकल का इस्तेमाल अगर हम करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द व्हीकल, तो बाइसिकल छोड़ के बाकी कोई भी व्हीकल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और इसके जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फरस कंपाउंड, दे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। अब जो है ये सिंबल किसका है बच्चों, सेव वाटर, सेव वाटर, पानी को हमें बचाना है, क्योंकि बिकॉज वाटर इज द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, सभी एनिमल्स को पानी की जरूरत है, और पानी क्यों बचाना चाहिए हम सबको इसके बारे में पता है। आप इस तरह के अलग अलग सिंबल्स जो है इसकी लिस्ट बना सकते हैं, उस सिंबल्स जो है वो आप इंटरनेट पे आपको ढूंढना है। अब देखिए बच्चों, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। अब बायोडाइवर्सिटी जो है इसका कंजर्वेशन करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो स्पीसीज जो है, जो प्राणी अभी लुप्त हो रहे हैं, उन प्राणियों को हमें बचाना है, उनका संरक्षण करना है। एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क और सेंचुरीज का निर्माण बड़ी तौर पे करना चाहिए, और अगर इनका निर्माण करेंगे तो उसके अंदर जो एक्सटिंक्ट हो रहे एनिमल, नष्ट होने एनिमल्स और प्राणी जो है, और जो प्लांट्स नष्ट हो रहे हैं, उनका निर्माण हम कर सकते हैं, उनको हम संरक्षण नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अंदर दे सकते हैं। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायो रिजर्व, कुछ एरिया जो इसे बायो रिजर्व के तौर पे गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कुछ कानून कायदे लागू होते हैं, और जिसके तहत जो है उस एरिया का कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशियल स्पीसीज। अब कोई स्पीसीज जो है इसको कंजर्व करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए, टाइगर को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व्स जो है, टाइगर पार्क्स है, टाइगर सेंचुरीज है, तो
इस तरह का जो है प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है इसका अहम रोल है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से उस स्पीसीज जो है वो बचेगी और उसकी संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ऑब्जर्विंग द रूल्स। कोई भी जो नियम है हमारे एनवायरमेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के संबंधित, उन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। 7, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे जो दादा दादी है, नाना नानी है और बहुत सारे ट्राइबल लोग जो है, इनके पास एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानकारी, उनकी यूजेस के बारे में जानकारी, उस नॉलेज को हमें जतन करना चाहिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, अटेम्प्ट द वेरियस लेवल परफॉर्म फॉर कंजर्विंग द एनवायरमेंट। तो अलग अलग लेवल जो है उस लेवल पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का काम करते हैं। इस चार्ट को देख के आप सभी बातें जो है वो समझ जाएंगे। तो रोल ऑफ पर्सन इज डिफाइंड एज पर दिस लेवल। तो इस हम जो है हर एक व्यक्ति जो है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई एक व्यक्ति एनवायरनमेंट को कंजर्वेट नहीं कर सकता, तो सभी लोगों का इसमें सहभाग चाहिए। तो हम इसमें अलग अलग रोल है, अलग अलग भूमिका है, इसमें से हम कोई एक भूमिका निभा सकते हैं। विच रोल्स वुड यू लाइक टू परफॉर्म। तो इसमें से आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अब देखिए कौन कौन सा रोल है। माय रोल इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर मेरा रोल क्या होगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। कंजर्वेशन, तो एनवायरमेंट का संरक्षण करना है, उसका जतन करना है, तो क्या करना चाहिए। कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इन सब का संरक्षण करना चाहिए। अगर इनका संरक्षण करेंगे तो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली होता है। कंट्रोल, किस बात का हमें कंट्रोल करना चाहिए। प्रिवेंटिंग द हार्म्स, एनवायरमेंट को हार्म हो ऐसी कोई भी बात हमें नहीं करनी चाहिए। देन स्टॉपिंग द हार्म एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटीज जो है वो हमें स्टॉप करने। माइनिंग जो है, जो उत्खनन करते हैं जिसमें से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। डिफॉरेस्टेशन है, ऐसी एक्टिविटी हमें स्टॉप करनी चाहिए। देन चेंजिंग द माइंडसेट, हमारा जो है हमारी भूमिका जो है एनवायरनमेंट की तरफ देखने का, हमारा दृष्टिकोण जो है उसे चेंज करना चाहिए। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बच्चों, मैं बताता हूँ, भगवान किसी ने नहीं देखा है। भगवान को किसी ने देखा है क्या। तो भगवान जो है, नेचर जो है, सृष्टि जो है, यही हमारा ही भगवान है। अगर हम संरक्षण करेंगे तो नेचर हमें जो है वो बहुत बड़ा बूंद आशीर्वाद देगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन की वजह से आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो अच्छी तरह से रह पाएंगे और हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोडक्शन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों। रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को जो भी चीज घातक होती है उसका हम पुनर्निर्माण नहीं करेंगे। जो चीजें घातक है, जैसे रेडिएशन है, कुछ केमिकल है, फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल गैसेज जो है, जिसका एनवायरनमेंट पे नुकसान होते हैं, उस चीजों का निर्माण नहीं करेंगे। अटेम्प्टिंग द इनोवेशन, और कुछ नई चीजें जो है उसका निर्माण करेंगे, जो एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल है, उन चीजों का हम निर्माण करेंगे। अब अवेयरनेस, हमें जागरूकता लानी है। किसके बारे में जागरूकता लानी है। एजुकेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का एजुकेशन में सहभाग होना चाहिए। गाइडेंस, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को गाइडेंस करना चाहिए जिन लोगों को मालूम नहीं उनको। देन अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। इमिटेशन यानी कि इमिटेशन क्या होता है बच्चों, अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण देखिए, जैसे कि हमने जादव मोलाई का एग्जाम्पल देखा था। तो जादव मोलाई ने जैसे ये इतना बड़ा फॉरेस्ट निर्माण किया, तो इतना बड़ा फॉरेस्ट तो हमें निर्माण नहीं करना चाहिए, उसका अनुकरण करके हम 1-2 पेड़ तो लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना चाहिए, और वो संगठन जो है वो अलग अलग जगह पे काम करेगा और उस संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है। पार्टिसिपेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में जो कोई भी एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटी में हमें भाग लेना चाहिए। प्रिवेंशन, हमें कौन सी चीजें जो है वो नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजों का रोकथाम जो है वो हमें करना है बच्चों। अब देखिए, हाँ, कौन सी चीजें, प्रिवेंटिंग द पॉसिबल हार्म्स, प्रिवेंटिंग द पॉसिबल हार्म्स, ज्यादा से ज्यादा नुकसानदायक चीजें जो है वो हमें जो है उसको नहीं करना चाहिए।
डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, अलग अलग तरह के प्लान्स, योजनाएं बनाई चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बना सकते हैं। फैक्टर्स हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट को जो भी फैक्टर्स हार्मफुल है, इन फैक्टर का, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट, और सबसे ज़्यादा यूज़ हम प्लास्टिक का ही करते हैं। तो प्लास्टिक कम से कम हम प्लास्टिक बैग जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रिजर्वेशन, तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, उसका संरक्षण करना है, रक्षा करनी है, तो क्या क्या करनी चाहिए? प्रिजर्विंग व्हाट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, जो कुछ भी बचा है उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। रेमेडीज टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस, और ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए जो उपाय योजना करनी चाहिए वो करना है। प्रिजर्विंग द अननोन रीजन, जो रीजन्स अननोन है जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उस रीजन का भी हमें संरक्षण करना होगा। जो है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप हेडिंग जो है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे जिस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हमें पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे स्पीसीज एक ही जगह पे होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसे कहते हैं हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर 34 जगह ऐसी है कि जहां पे सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी की सेंसिटिव एरिया जो है वहां पे पाए जाते हैं। कितने? 34 जगह पे। तो दुनिया के अंदर ऐसी 34 जगह यहाँ है कि जहां पे हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है। तो हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट ऐसे है कि वहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है, प्लांट्स और एनिमल्स की सबसे ज्यादा स्पीसीज दिखाई देती है। तो हमारे पहले जो था, हमारे धरती का जो जितना एरिया है उस एरिया का 15.7% एरिया जो था वो हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट था। लेकिन अब जो है इसमें से 86% एरिया जो है वो धीरे धीरे कम हुआ है और सिर्फ अभी 2.3% एरिया जो है वही बचा है जिसमें हमें ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो 2.3% एरिया ही बचा है, यानी कि 97.7% जो है हाईली डाइवर्स एरिया जो था वो खत्म हो गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1,15,000 प्लांट स्पीसीज जो है वो सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि जो 2.3% एरिया बचा है उसमें 1,50,000 प्लांट के स्पीसीज है जो दुनिया के कुल 50% प्लांट स्पीसीज होती है। यानी कि दुनिया के अंदर अगर प्लांट के पूरे दुनिया के अंदर अगर 100 स्पीसीज है तो उसमें से 50 स्पीसीज जो है वो सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट में पाए जाते हैं, यानी कि हॉटस्पॉट में। तो ये हॉटस्पॉट बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उनका कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि अभी 86% एरिया है वो खत्म हो गया, सिर्फ 2.3% एरिया ही बचा है। अब हमारे इंडिया की हालत कैसी है इसके अंदर देखेंगे। और इंडिया, अब इंडिया के अंदर देखिए 135 जो है वो एनिमल्स की स्पीसीज है, उसमें से 85 स्पीसीज जो है वो पाए जाते हैं इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो जंगल है उस जंगल में 135 यानी कि 85 आउट ऑफ 135 यानी कि 135 एनिमल्स की स्पीसीज है, उसमें से 85 स्पीसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। कौन से रीजन में पाए जाते हैं? ईस्टर्न रीजन में, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो जंगल है उसमें पाए जाते हैं। और उसमें से बचे हुए 15% यानी कि 15 स्पीसीज जो है वो पूरे भारत के अंदर पाई जाती है। अब देखिए अबाउट 1500 एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जो है 1500 प्लांट की स्पीसीज जो है पाई जाती है और वो एंडेमिक है, यानी कि सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही वो पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? दैट आर नेटिव और रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टन एरिया। स्थानिक स्पीसीज जिसे कहते हैं कि वो सिर्फ वही जगह पे हमें वो प्लांट्स मिलेंगे, दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। तो वैसे 1500 जो है वो प्लांट के स्पीसीज है वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट क्या है बच्चों? तो वेस्टर्न घाट जो है वो महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र, गुजरात,
देन गोवा, तमिलनाडु और केरला, इनका एरिया जो है वेस्टर्न घाट में आता है और इस एरिया में सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। वो वही एरिया में, लेकिन दूसरे एरिया में नहीं पाई जाती। अब देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक। तो हमारे दुनिया के अंदर जितने प्लांट के स्पीसीज है उसमें से 50,000 स्पीसीज क्या है, एंडेमिक है, यानी कि सिर्फ वो स्थानिक है, कुछ कुछ जगह पे, यानी कि स्पेसिफिक रीजन में ही वो ग्रो होते हैं और वही जगह पे वो रहते हैं, दूसरे जगह पे वो नहीं पाए जाते थे। इसीलिए ये जो एंडेमिक स्पीसीज है उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, उनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि ये एंडेमिक है, कोई विशिष्ट जगह में ही पाए जाते हैं, दूसरे जगह में वो नहीं पाए जाते। तो इस तरह से आप अलग अलग इस एंडेमिक स्पीसीज, हॉटस्पॉट, सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, इसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं दुनिया के अंदर वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखिए बच्चों, 3 एंडेंजर हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो है 3 इंडेंजर हेरिटेज है, हेरिटेज यानी कि हमारी विरासत जो थे पहले, जिसे हम विरासत कहते हैं, हेरिटेज यानी कि क्या होता है, विरासत होती है। ये जो हमारी विरासत है हमारे इंडिया की, ये अभी एंडेंजर है, यानी कि संकट में है, नष्ट होने के कागार पे। तो 3 जो है एंडेंजर हेरिटेज प्लेसेस है, एक तो वेस्टर्न घाट है, दूसरा मनास सेंचुरी और तीसरा है सुंदरबन सेंचुरी। तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट कहाँ पे है बच्चों, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, देन तमिलनाडु और केरला का जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट में आता है। और इस वेस्टर्न घाट में माइनिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के सर्च के लिए, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना है, माइन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो माइनिंग और एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा एरिया जो है वेस्टर्न घाट का जो है उसमें खुदाई चलती है, जिसकी वजह से अभी हमने पढ़ा है कि वेस्टर्न घाट में 1500 स्पीसीज जो है वो एंडेमिक स्पीसीज है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज नष्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है एशियाटिक लायन और वाइल्ड बिसॉन जो है वो वेस्टर्न घाट में रहते हैं और वो भी जो है वो अभी संकट में आए हैं। दूसरी जो हमारी एंडेंजर हेरिटेज प्लेस है मनास सेंचुरी। मनास सेंचुरी जो है आसाम में है और इस मनास सेंचुरी के अंदर बहुत बड़े डैम्स जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, वाटर का कंटिन्यूअसली जो है वो यूज किया जाता है। इसकी वजह से मनास सेंचुरी में टाइगर और राइनो जो है, इंडियन राइनो और टाइगर, ये उस एरिया में अभी थ्रेटन में है, यानी कि ये संकट में है। तीसरी जो है सुंदरबन सेंचुरी। सुंदरबन सेंचुरी जो है ये भी संकट में है, ये वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन सेंचुरी। सुंदरबन सेंचुरी जो है वो टाइगर के लिए पॉपुलर थी और उसमें टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन बच्चों अभी जो है टाइगर की पॉपुलेशन वहां पे कम हो रही है और ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चेंज बाय द डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, स्ट्रेंचेस डग फॉर द सेम। तो सुंदरबन सेंचुरी में डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसकी वजह से एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट जंगलों के अंदर जो है पेड़ों को काटने का प्रोसेस वहाँ पे कंटिन्यूअसली शुरू है, फिशिंग एक्सेसिव होती है, उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी सुंदरबन सेंचुरी में बढ़ गई है, स्ट्रेंचेस अलग अलग जगह पे खड्डे खोदे जा रहे हैं, माइनिंग का काम होता है, तो उसकी वजह से सुंदरबन सेंचुरी में जो वाघ थे जिसे हम बंगाल टाइगर कहते थे, तो बंगाल टाइगर जो है अभी संकट में है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। जो स्पीसीज संकट में है तो वो स्पीसीज 4 प्रकार के, उनका क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप में कर सकते हैं। एक तो है पहली एंडेंजर स्पीसीज। तो एंडेंजर स्पीसीज जो है इसके एग्जांपल लायन टेल मंकी, लेसर प्लॉरिकॉन। दूसरी जो है रेयर स्पीसीज है जिसमें रेड पांडा और मस्क डियर आता है। तीसरी जो है वल्नरेबल स्पीसीज है जिसमें टाइगर और लायन आते हैं। और चौथी जो है इनडिस्क्रिमिनेट स्पीसीज है जिसमें जायंट स्क्विरल और सेक्रू, जायंट स्क्विरल को हम सेक्रू भी कहते हैं, जिसके डायग्राम हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, पहली जो एंडेंजर जो है थ्रेटन स्पीसीज जो है इनका क्लासिफिकेशन में पहली कैटेगरी आती है एंडेंजर स्पीसीज। तो एंडेंजर स्पीसीज किसे कहा जाता है बच्चों? Either the number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented। तो endangered species वो species होती है कि इनकी संख्या जो है अभी कम हो रही है। किस कम होने की रीजंस क्या है? उनका हैबिटेट यानी कि उनकी रहने की जगह जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसमें धीरे धीरे उनकी जगह
हैबिटेट कम होने का रीजन जो है डिफॉरेस्टेशन है, डैम्स कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, अलग अलग रीजन से, लेकिन इसकी वजह से ऐसे लगता है कि ये स्पीसीज अभी फ्यूचर में नष्ट होने के मार्ग पे है, तो इसे हम एंडेंजर स्पीसीज कहते हैं। अगर इनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा तो ये स्पीसीज नष्ट होगी धीरे धीरे। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मंकी दिख रहा है बच्चों, लायन टेल मंकी, ये एंडेंजर है अभी। और लेसर फ्लोरिकॉन, ये बहुत ही सुंदर बर्ड है बच्चों, ये भी अभी नष्ट होने के मार्ग पे है। तो रेयर स्पीसीज यानी कि दुर्लभ, रेयर स्पीसीज इसका अर्थ क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, अभी वो नहीं दिखते हैं। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज स्पीसीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। तो रेयर स्पीसीज किसे कहते हैं कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हुई है और जिसकी वजह से ये एंडेमिक बन गई। एंडेमिक यानी कि कोई विशिष्ट भाग जो है, रीजन जो है, वहीं पे वो अभी दिखाई देती है और धीरे धीरे ये क्या है, अभी नष्ट हो जाएंगे। बहुत ही फास्ट उसका एक्सटिंक्शन होता है, नष्ट होने के कगार पे। रेड पांडा जो है इसकी संख्या बहुत ही कम है, रेयर एनिमल है। और डियर मस्क जो है ये भी रेयर एनिमल है। अब देखिए बच्चों, वल्नरेबल स्पीसीज किसे कहते हैं? नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वोरिसन रीजन। तो बच्चों वल्नरेबल स्पीसीज जो है, पहले तो ये इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। टाइगर और लायन जो है ये वल्नरेबल स्पीसीज है, इनकी संख्या पहले ये, क्योंकि ये प्रीडेटरी एनिमल्स है और हमारे इकोसिस्टम के अंदर प्रीडेटरी एनिमल्स जो है इनकी संख्या पहले ही कम होती है। क्यों कम होती है? अब बच्चों देखो, वो टाइगर और लायन जो है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें 12 साल के बाद जो है एक टाइग्रेस बाघिन जो है वो जो है पिल्लों को जन्म देती है, तो इसकी वजह से उनकी संख्या कम होती है। और धीरे धीरे जो है इनकी संख्या और भी कम हो रही है। इसके अलग अलग रीजन से इनकी शिकार की जाती है, उनकी वजह से भी इनकी संख्या कम हो रही है और उनका हैबिटेट जो है, रहने की जगह जो है, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो इनके नष्ट होने का जो कारण जो है ये बहुत ही वोरिसम रीजन है, बहुत ही चिंता की बात है। टाइगर और लायन जो है वल्नरेबल स्पीसीज है। अब चौथा जो टाइप है क्लासिफिकेशन में, इनडिटरमिनेट स्पीसीज। तो इनडिटरमिनेट स्पीसीज यानी कि अनिश्चित, इनडिटरमिनेट यानी कि अनिश्चित है स्पीसीज, उनका रीजन जो है ये भी इनडिटरमिनेट है। क्यों? कि देखिए बच्चों, these organisms appear to be endangered but due to their some behavioral habitat like shyness there is no definite and substantial information। अब यहाँ पे देखिए ये एनिमल जो है जायंट स्क्विरल यानी कि शेकरू, बड़ी जो है स्क्विरल जो है, शेकरू जो है वो महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के जो ये सह्याद्री पर्वतरांगाएं जो है इसमें ये स्क्विरल पाई जाती है, शेकरू। भंडारदरा नाम क्या है? भंडारदरा का एरिया जो है इसमें ये शेकरू पाया जाता है। लेकिन शेकरू जो है शाय, बहुत ही शाय एनिमल है, तो जरा से भी हलचल होती है, आवाज होती है तो जल्दी से वो एनिमल लुप्त हो जाता है। तो इस बिहेवियर की वजह से हम इस एनिमल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि एनिमल इंडेंजर में है, इनकी संख्या कम है क्योंकि ये दिखते नहीं है शाइनेस की वजह से, तो इसे हम इनडिटरमिनेट स्पीसीज कहते हैं। तो एक शेकरू जो है बच्चों, इसके बारे में एक और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। शेकरू जो है महाराष्ट्र का एनिमल है। जैसे हमारे कंट्री एनिमल जो है, हमारा कंट्री एनिमल कौन सा है बच्चों? टाइगर है। तो महाराष्ट्र का एनिमल जो है वो शेकरू है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्पेशलिटी ऑफ डे। कुछ डे जो है वो स्पेशल रहते हैं, पूरे दुनिया के अंदर मनाए जाते हैं। जैसे हम हमारा बर्थडे मनाते हैं, तो इसी तरह 22 मई को पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाती है। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है वो 22 मई को मनाया जाता है। पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी देती है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में लोगों में जानकारी और जागरूकता जो है वो पैदा की जाती है।
सर्वे द प्लांट एंड एनिमल्स इन योर एरिया, आपके एरिया में जो प्लांट और एनिमल है इनका सर्वे कीजिए और उसका रिकॉर्ड जो है आप मेंटेन कीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन कीजिए, जिसकी वजह से कौन से प्लांट और एनिमल की संख्या ज्यादा है, कौन से प्लांट और एनिमल की संख्या कम है, कौन से प्लांट और एनिमल जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसमें से आप इंडेंजर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, ये कैटेगरीज और लिस्ट आउट कर सकते हैं आपके एरिया के अंदर, और ये जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, INCN जो है ये क्या है, INCN जो है ये जो है सर्वे करती है और दुनिया के अंदर जो एंडेंजर एनिमल्स जो है, एंडेंजर एनिमल्स का ग्रुपिंग किया जाता है। तो यहाँ पे ये बुक है उनकी एक, तो उसमें एक रेड लिस्ट है और रेड पेजेस है। तो रेड पेजेस में क्या इंफॉर्मेशन है, इट कंटेन द नेम ऑफ एंडेंजर स्पीसीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। तो अलग अलग देशों में जो स्पीसीज संकट में है और अभी बहुत ही कम दिनों में ये नष्ट होने वाली है, उन स्पीसीज का नाम जो है वो रेड लिस्ट में होता है। पिंक पेजेस जो होते हैं, पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम ऑफ एंडेंजर स्पीसीज, और जो स्पीसीज अभी संकट में है उनके नाम जो है पिंक पेजेस पे लिखे गए। और इसमें ग्रीन पेजेस भी होते हैं, तो ग्रीन पेजेस कंटेन द नेम ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर बट प्रेजेंटली सेफ स्पीसीज। तो ग्रीन पेजेस पे उन स्पीसीज का नाम लिखा हुआ होता है कि जो पहले एंडेंजर में थे, संकट में थे, लेकिन अभी सेफ है, कुछ प्रयासों की वजह से, कंजर्वेशन मेथड की वजह से, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और सरकारों में गवर्नमेंट में उनका प्रोटेक्शन किया है, उसकी वजह से उनकी संख्या बड़ी है, उनका नाम ग्रीन लिस्ट में होता है। और जो नष्ट होने वाले हैं वो नष्ट होने के मार्ग पे है, उनका नाम जो है पिंक पेजेस पे होता है। और जो अभी फिलहाल बहुत ही संख्या उनकी कम हुई है और भविष्य में जल्दी वो नष्ट होंगे, उनका जो नाम है वो रेड लिस्ट में। तो इससे हम पता चलता है कौन सी स्पीसीज अभी जो है एक्सटिंक्ट होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने के मार्ग पे है, और कौन सी स्पीसीज जो है वो अभी उनकी संख्या बड़ी है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो है इसको हमें ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, उसको हमें याद रखना है, और जिसे सिर्फ याद ही नहीं रखना है, उसे इंप्लीमेंटेशन में भी लाना है। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अगर हम प्लांट को नष्ट करेंगे तो हम सभी जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। एवरीथिंग हम नष्ट करते हैं, हर एक चीज जो है हम नष्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है हमारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर है, वो सभी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखते हैं। अगर प्लांट ही नष्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे सभी प्राणी यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। सेकंड देखिए, प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व द एनवायरमेंट। देखिए बच्चों बहुत बार कंफ्यूजन होता है अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को नष्ट करना, और अफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का निर्माण करना। तो जंगलों का निर्माण करना चाहिए, जैसे हमें मोलाई पाइन के बारे में हमने पढ़ा था, उस तरह से हम इतने सारे पेड़ तो नहीं, लेकिन हमारे जीवन में कम से कम हम जो है हर साल एक पेड़ जो अगर हम लगाएंगे तो जो है डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा, फॉरेस्ट की संख्या बढ़ेगी, प्लांट्स की संख्या बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट देखिए, फॉरेस्ट इज अ वेल्थ। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, इसे हम हमारी संपत्ति मानना चाहिए। ये हमारी एक्चुअली संपत्ति है, इसे हम हमारी संपत्ति नहीं मानते। अगर हम फॉरेस्ट को वेल्थ मानेंगे, संपत्ति मानेंगे, तो हम फॉरेस्ट को नष्ट नहीं करेंगे। कोई भी आदमी जो है वो उसकी वेल्थ जो है वो नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह फॉरेस्ट भी हमारे हेल्थ की तरह ही है। अब देखिए बच्चों, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट का संरक्षण करना चाहिए, एक वैल्यू एजुकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, और ये शिक्षा हर एक बच्चों को देनी चाहिए, जिसकी वजह से भविष्य में ये सभी बातें जो है इनकलकेट हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में ये अपनी भूमिका निभाएगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखिए बच्चों, प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रोविडेंट यूज, समझदारी से हम पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। नोटबुक में बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक दो लाइन लिख देते हैं और फिर नया पेज का इस्तेमाल करते हैं। पेजेस जो है, बुक्स जो है वो आपको लगती है कि सस्ते हैं, लेकिन बच्चों पेजेस बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, पेड़ों से ही पेपर बनता है, तो इसीलिए पेपर का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी।
अगर हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे तो उससे हमारी भी डेवलपमेंट होगी, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सभी चीज़ें जो है वो अच्छी रहेगी बच्चों, सभी एनिमल्स जो है वो हमारे धरती के ऊपर टिके रहेंगे और बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनी रहेगी, और बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी तो एनवायरनमेंट पे बैलेंस बना रहेगा। 7th पॉइंट देखिए, प्योर एयर प्योर वाटर इज द की ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें जो है शुद्ध हवा के अंदर सांस लेनी चाहिए और शुद्ध पानी जो है पीना चाहिए, और हवा और पानी को शुद्ध रखना है तो हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है। थिंक ऑन दिट, इसके ऊपर आपने जो है थोड़ा सा विचार कीजिए बच्चों, क्या है। अब देखिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी कि WWF ये संस्था है, ये संस्था ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे को उन्होंने पब्लिश किया था 2008 में। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड about 30% of the animal species have become extinct over the period of 35 years from 1975 to 2005. What will happen in future if this continues in as it is? अब देखिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने क्या किया था, एक सर्वे किया था और वो पब्लिश किया था 2008 में, और उनके हिसाब से जो है अभी तक 30% एनिमल स्पीसीज जो है वो नष्ट हो चुकी है। 30% एनिमल जो है वो नष्ट हो चुके हैं 35 साल के अंदर, 1975 से 2005 तक इतने एनिमल नष्ट हुए, और 2005 से अभी 2021 शुरू है तो इसमें और भी संख्या बड़ी होगी। तो एनिमल का कंजर्वेशन करना है, प्लांट का कंजर्वेशन करना है, सॉइल वाटर एयर इन सब जो है वो दूषित ना हो, कंटेमिनेट ना हो, पोल्यूटेड ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये चैप्टर जो है बहुत ही अहम है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।